नमस्कार मित्रों, द नेशनलिस्ट व्यू के इस ताज़ा एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ एक बड़े खास मेहमान हैं, श्री राजेश कोगना जी। राजेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। Thank you very much, Arun. Thank you very much. राजेश जी के साथ हमने पहले भी चर्चा की है। राजेश जी वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, बहुत ही प्रतिष्ठित अधिवक्ता हैं। ही इज़ अ वेरी वेल रेप्यूटेड एंड वेरी वेल नोन एडवोकेट। प्रधानमंत्री कार्यालय से लेके सभी जो भारत सरकार के कई जो प्रमुख मंत्रालय हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर। और इसके अलावा जो है वो मानवाधिकारों के क्षेत्र में भी उनका बड़ा काम है। और प्रिवेसी लॉज जो हैं उसको लेकर भी उनका एक स्पेशलाइजेशन है। हमने पिछले एपिसोड में भी उनके साथ कुछ इस विषय में चर्चा की थी। तो राजेश जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी डीप सीक आया है। और उस जो चाइना का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक जिसको आप कह सकते हैं प्लेटफॉर्म है, चाइनीज प्लेटफॉर्म है, जिसने पूरी दुनिया में खलबली मचा दी। इससे पहले चैट जीपीटी था। इसके अलावा अलग अलग क्षेत्रों में बहुत सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चर्चा हो रही है। तो भारत ने भी घोषणा की है कि अगले 8-10 महीनों में जिस तरीके से चैट जीपीटी या डीप सीक की तरह ही एक भारतीय इंटेलिजेंस, जिसको आप लार्ज लैंग्वेज मॉडल कहते हैं, जो है LLM जो है, तो वैसा एक प्लेटफॉर्म, भारतीय प्लेटफॉर्म भी आएगा। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वास्तव में है क्या, और उसके लीगल इम्प्लीकेशंस क्या है, उसको रेगुलेट किस तरीके से किया जा रहा है, इसको लेकर हम आज चर्चा करेंगे। तो राजेश जी, मैं सबसे पहले जानना चाहता हूँ कि थोड़ा एक सामान्य व्यक्ति की भाषा में आप लेमन लैंग्वेज में बताएं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या, क्योंकि आजकल सब जगह इसी के विषय में चर्चा हो रही है। अपने नाम से ही थोड़ा सा ऐसे लगता है कि इंटेलिजेंस तो हम मोस्ट बोलते हैं कि इज नेचुरली इंटेलिजेंट पर्सन, सो इट इज ऑलवेज कंसिडर्ड दैट इंटेलिजेंस इज नेचुरल. So now this new concept is there where they say it is artificial. So the intelligence which is always considered to be natural now being turned as artificial. So how this intelligence which was always natural could become a artificial intelligence. So the thing is that while generally or from the centuries we were using our mind for the intelligence outputs. So whatsoever we were thinking or responding after thinking, that was called intelligence. Now there is an element which is outside our mind, which is not as natural as our body and mind is. That is something which is unnatural. It's not artificial, it is real, but it is unnatural. It is a machine based. When the computer came, so computer was something which was not natural. It was machine based. So this computer is now arriving at new heights. It is unfolding itself. So it is also unfolding its intelligence level also. Every day, with every second, the computer is improving its intelligence, the response time, the quality of their response. So now, while interacting with others, our intelligence has added to itself something which is artificial, but not artificial. It is real. It is machine. It is computer. It is computer chips. So while we talk about the artificial intelligence, then the natural intelligent people like us, or not so intelligent people, they rely upon something which is highly sophisticated, highly updated, with full of knowledge and responding to our queries. So this way, ये जो हम बोलते थे हमारी नेचुरल इंटेलिजेंस जो है वो मशीन्स की मदद लेके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आगे आगे बढ़ा रही है. तो इस तरह से एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कंसेप्ट आया जो अपने आने के कुछ ही सालों में, अभी तो इसको आए हुए 10 साल भी नहीं हुए, और भी कम टाइम हुआ, तो पूरी दुनिया में इसने हंगामा मचा दिया. और पूरी दुनिया के लोग जो हैं वो इस पे डिपेंड कर रहे हैं अपनी हर काम के लिए. मेरे ऑफिस में भी हम अपनी मीटिंग्स तय करने के लिए, हम घूमने के लिए, हमने कैसी चिट्ठियां लिखनी है, कैसे पटिशन बनानी है, और बाकी इन सब के लिए यूज कर रहे हैं. सभी लोग इसको यूज कर रहे हैं. आगे हम बात करेंगे तो और इसको अनफोल्ड करेंगे. तो मैं एक चीज ये आपसे जानना चाह रहा था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर अभी भारत में जो है वो क्या, मैं थोड़ा सा दर्शकों को बता देता हूँ जितना मैंने पढ़ा कि सरकारी स्तर पर जो है नीति आयोग ने इसके ऊपर एक जो है वो पेपर जो है वो दिया था। तो वो एक तरीके से गाइडिंग फ्रेमवर्क की तरह यूज होता है। और उसके बाद अभी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स जो है, उन्होंने कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर कोई ड्राफ्ट गाइडलाइंस जो है उसके ऊपर वो काम कर रहे हैं। और इसके अलावा जो है वो भारत सरकार ने लगभग 1.2 अरब डॉलर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विकास के लिए एलोकेट किए हैं अगले कुछ वर्षों के लिए।
हम्म। और इसमें खासकर जो है, जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हमें इस्तेमाल करना होता है, ये जो चैट जीपीटी जैसे प्लेटफॉर्म्स हैं या डीप सीक है, ये चलते कैसे हैं? इसके लिए आपको बहुत ही हाई एंड प्रोसेसर चाहिए होते हैं, जी जी। जो एनवीडिया कंपनी जैसे यूएस में है। तो जो बहुत हाई, क्योंकि ये बिलियंस ऑफ यूनिट्स ऑफ जो इंफॉर्मेशन, बिलियंस ट्रिलियंस क्या कह लीजिए आप, गीगाबाइट्स जो है वो सेकंड्स के अंदर प्रोसेसिंग करती है। तो इसके लिए तो ये बहुत खर्चे वाला काम है, ये मतलब आसान काम नहीं है इसको डेवलप करना जो है। तो लेकिन इसको लेके फिर एथिकल चीजें भी, अब जैसे चाइना ने डेवलप किया है, तो अब हम जब राजेश जी, जब हम चैट जीपीटी, आप लोग जैसे मान लीजिए यूज करते हैं या कोई भी और यूज करते हैं, तो ये अभी इसको लेके कोई कानून क्या भारत सरकार, भारत में अभी एग्जिस्टिंग कोई स्पेसिफिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके कानून है? और नहीं है तो ये किन किन दूसरे कानूनों के तहत जो इसकी गतिविधियां वो कवर होती हाँ देखिए, चूंकि जैसे मैंने बताया कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया बहुत फास्ट है। 4-5 साल के अंदर ये पूरी दुनिया में, हर ऑफिस में, हर आदमी के फोन में, हर जगह पे, जैसे चैट जीटीपी है तो हर जगह पर अवेलेबल है, और काफी हद तक ये फ्री भी है, इसके प्रोफेशनल वर्जन भी हैं। अभी हम सबने देखा कि जनवरी के अंदर एक डीप सीक करके एक ऐप यूएसए में लॉन्च हुई है, जिसको एक चाइनीज व्यक्ति ने बनाया, वो मैं उसको, और उसने भी पूरा हंगामा मचा दिया। पूरी यूएसए में सबसे ज्यादा डाउनलोड होने वाली वो ऐप बनी है। तो इतनी तेजी से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया बढ़ रही है, हर एक घर में, हर एक आदमी के पास पहुंच रही है। और लेकिन हमारे हिंदुस्तान में इसके बारे में जो कानून का जो प्रावधान है, या इसको कैसे गवर्न किया जाएगा, वो थोड़ा स्लो है, क्योंकि हमारे यहाँ कानून बनाने का प्रोसेस स्लो है। इस कारण से वो भी काफी स्लो है। जैसे आपने अभी बताया कि तकरीबन 1918 के अंदर नीति आयोग ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है? जी, पॉलिसी 2018, 2018 में। 2018 में, हाँ, जी। नेशनल स्ट्रेटेजी फॉर एआई। अब 2018 और हम 24 में आ रहे हैं। उसमें कुछ मोटी मोटी सी बातें थी कि भाई ह्यूमन ओवरसाइट के बारे में, इन एआई बेस्ड डिसीजन मेकिंग के बारे में, सेफ्टी के बारे में, ट्रांसपेरेंसी के बारे में, अकाउंटेबिलिटी के बारे में। उसके बाद हमारी आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी बैंक्स को कुछ गाइडलाइंस दी हैं इसके बारे में। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने भी कुछ गाइडलाइंस दी है। ऑटोमोबाइल रेगुलेशंस भी आए हैं जो मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर आएंगे, पर उसके बारे में भी थोड़ा बहुत काम होना शुरू हुआ है। जहां तक हम कानूनों की बात करते हैं, तो हमारे यहाँ पर जो सबसे नया कानून है वो है डाटा प्रोटेक्शन, डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023। ये 23 में ही आया है। और अभी इसके रूल्स भी आए हैं। अभी हम लोगों ने, अरुण जी ने जो है इसका पिछले महीने ही जो उसके रूल्स अनफोल्ड हुए हैं, उसके ऊपर एक बातचीत प्रसारित की थी। तो उस एक्ट के अंदर भी काफी सारी चीजें हैं, जिसमें कि उसमें लिखा गया है कि जब भी आप एआई बेस्ड कुछ सिस्टम प्रोसेसिंग करेंगे, तो पर्सनल डाटा लेते वक्त आपको कंसेंट लेनी पड़ेगी, जो भी व्यक्ति है। और डाटा की लिमिट, डाटा जो लिमिटेड डाटा कलेक्शन जो है, उसका उसी पर्पस के लिए वो यूज होगा, ऐसी चीज भी उसमें आती है। और इसमें राइट टू करेक्ट और डिलीट डाटा, इसका भी एक प्रावधान उस एक्ट में दिया गया है। और जो हमारा जो यूरोपियन यूनियन की जो जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन, जिसको जीडीपीआर कहते हैं, उसके भी हमारे यहाँ जो भी कानून बन रहा है वो लगभग उसके आसपास का बन रहेगा। अभी कानून काफी दिनों बाद आया है, हमारी पिछली चर्चा में आप देखेंगे तो वो काफी देर से आया, और अभी काफी नया नया आया है। उससे पहले एक हमारा आईटी एक्ट जो था 2020 का था, उसके अंदर साइबर एक्टिविटीज के बारे में, और उसमें एआई सिस्टम्स के बारे में, ऑनलाइन एनवायरनमेंट के बारे में, उसमें सेक्शन भी था 66A और 43A, जिसमें अनऑथराइज एक्सेस के बारे में, डाटा ब्रीचेस के बारे में, और मिस यूज ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में। ये सारी बातें उस एक्ट में आई, और थोड़ी थोड़ी लेकिन महत्वपूर्ण थी। एक जो कंपटीशन एक्ट है हमारा भारत का 2002 का, जिसकी अमेंडमेंट अभी 2023 में हुई है, उसमें भी आई एआई बेस्ड प्राइसिंग एल्गोरिदम के बारे में और इन सब चीजों के बारे में बातचीत हो रही है। कॉपीराइट के अंदर भी कुछ नई सी चीजें इसमें आने वाली हैं, जो कि पेटेंट ऑफिस भी अपनी तरफ से भी कोशिश कर रहा है। तो इतनी तेजी से, जैसे कि एक बोलते हैं सुनामी होती है, तो सुनामी जैसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दुनिया में आया, और भारत में भी आया। दुनिया भर में उसके बारे में रिएक्ट करने में, रिस्पॉन्ड करने में काफी जल्दी की। हम थोड़ा अभी उसमें स्लो हैं, और उम्मीद करते हैं कि आने वाले टाइम में, जैसे अभी अरुण जी मुझे बता रहे थे कि डवास के अंदर हमारे जो आईटी मिनिस्टर हैं, उन्होंने इसके बारे में काफी चीजें बताई हैं। मैं अरुण जी से ही वो चीजें सुनना चाहूंगा। तो हम थोड़ा धीरे हैं, थोड़ा
धीरे चल रहे हैं, लेकिन जो भी चल रहे हैं काफी अच्छी तरह से इसको हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं। और उम्मीद है कि इसी साल में और आने वाले कुछ ही महीने में हिंदुस्तान का जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो कानूनी पक्ष, कानून और उसके रेगुलेशंस होंगे, वो दुनिया के सबसे बेहतरीन बन जाएंगे। जैसे राजेश जी ने बताया, मैं थोड़ा दर्शकों की जानकारी के लिए बता देता हूँ कि वैसे भारत सरकार ने एक पोर्टल भी बनाया है, जो एआई के ऊपर जितने भी, अगर आपको जानकारी चाहिए भारत सरकार क्या कर रही है उसका, इंडिया एआई जो है, इस तरीके से उसका हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका आपको लिंक दे देंगे। तो उस पे आर्टिकल्स भी हैं, उस पे जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हो रही हैं वो हैं। तो ये एक अच्छा उन्होंने किया। इसके अलावा स्टार्टअप्स जो हैं उनको एआई की फैसिलिटी प्रोवाइड कराने के लिए भारत सरकार जो है वो विशेष प्रयास कर रही है। कल के अभी हाल ही में जो 2025-26 का बजट भी आया है 1 फरवरी को, उसमें भी आप देखेंगे तो उसमें भी इसको लेकर प्रावधान है। इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया, जो आर्थिक सर्वेक्षण जो बजट से एक दिन पहले आता है और जो स्टेट ऑफ इकोनॉमी के बारे में चर्चा करता है, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर एक पूरा चैप्टर है। तो मैं दर्शकों को कहूंगा पढ़े। और उसमें एक बड़ी दिलचस्प बात राजेश जी उन्होंने कही है कि अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से कॉरपोरेट्स जो हैं वो नौकरियां, प्राइवेट सेक्टर जो है वो नौकरियां खत्म करता है, तो उसके ऊपर फिर टैक्स लगेगा, टेक्नोलॉजी टैक्स एक तरीके का जिसे आप कह सकते हैं, ताकि जो पैसा आए उससे जो है वो फिर जो है एडिशनल जॉब्स जनरेट की जा सके। एक ब्रॉड, ये एक मैंडेटरी नहीं होता, इकोनॉमिक सर्वे जो है एक डायरेक्शन आपको देता है। पर पहली बार इकोनॉमिक सर्वे में अगर पूरा चैप्टर एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे है, तो आप उसका समझ सकते हो। और हमारे जो आईटी मंत्री हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्री हैं, अश्विनी वैष्णव, तो अभी स्विट्जरलैंड में दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दौरान भी उन्होंने बताया कि इस विषय में सरकार ने समिति बनाई है और चर्चाएं चल रही हैं। और आगे का एक रोड मैप सरकार के सामने क्लियर है, 8 से 10 महीने में हम लोग जो है वो एक बड़ा, जिसको बोलते हैं, सेटअप करेंगे। और सबसे भारत में एक अच्छी चीज ये हो रही है राजेश जी, की डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी हो रहा है। कि बजाय इसके कि सरकार किसी एक बड़े प्राइवेट सेक्टर की कंपनी को ही वो करे, जैसे इन्फोसिस हो गया, रिलायंस हो गया, टाटास हो गए, पर वो छोटे छोटे स्टार्टअप्स को बेसिकली कर रही है। तो ये डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, ये इसको लेके जो कई फॉरेन कमेंटेटर्स हैं, ऑब्जर्वर्स हैं, उन्होंने काफी पॉजिटिव रुख दिखाया कि भारत एक बड़े रिस्पॉन्सिबल और एथिकल तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डेवलप करने की कोशिश कर रहा है। तो ये है। लेकिन एक राजेश जी मैं आपसे जानना चाहता हूं कि गोइंग अहेड जो है, अभी मान लीजिए लीगल फ्रेटर्निटी में भी, ये मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाहता हूँ, क्योंकि आपकी चर्चाएं भी होती रहती हैं, सब वो है। तो लीगल फ्रेटर्निटी में भी क्या इस चीज को लेकर काफी चर्चा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर, इसके कानूनी पक्ष को लेकर क्या चर्चा चल रही है? और क्या किस तरीके की क्लैरिटी बेसिकली आपको लगता है कि होनी चाहिए, और क्या क्लैरिटी हो भी सकती है? क्योंकि जैसा आपने खुद कहा कि एक तो सुनामी की तरह और इतना डायनामिकली इवॉल्विंग जो है, तो आप ब्रॉड फ्रेमवर्क तो कर सकते हो, लेकिन क्या इसे एक्चुअली कानून के दायरे में बांधा भी जा सकता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? जी हाँ, आपने एक ऐसा सवाल पूछा है जो कि इतना, मतलब जितना ये टेक्नोलॉजी डायनामिक है और उसको चैलेंज करने वाला सवाल है, और बहुत ही डायनामिक सवाल भी है। एक अंग्रेजी की कहावत है कि ऐसी चीज जिसका समय आ गया है उसको कोई भी दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का समय आ गया है, और अब इसको कोई रोक नहीं सकता। आप कैसे भी कानून बनाएं, चाहे आईटी एक्ट में, चाहे डाटा प्रोटेक्शन में, आप उसका दुरुपयोग तो रोक सकते हैं, इसका प्रयोग नहीं रोक सकते। जैसे कि अभी डीप सीक आया तो यूएस के प्रेसिडेंट ने बोला कि ये अपने आप में चमत्कार है, इतने कम खर्चे में उन्होंने इतना अच्छा कैसे बना लिया। लेकिन हम इसको चैलेंज नहीं मान रहे, हम इसको मान रहे हैं कि ये एक नया, सबको एक अपॉर्चुनिटी दे रहेगा। इसी तरह भारत के जो कानूनी पक्ष में है, जैसे कि हमने बताया कि सारे के सारे जो कानून बनाए जा रहे हैं या बनने के प्रोसेस में है, वो सब तो है। लेकिन अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके जो अगर लिटिगेशन की बात करें तो यही आया था कि कुछ अखबारात हैं, कुछ चैनल्स हैं जिनका डाटा, जैसे कि हम सर्च करते हैं या चीज पूछते हैं चैट जीटीपी से, जिसको मैं अक्सर इस्तेमाल करता हूँ, तो हम कुछ पूछते हैं तो वो सारे रेफरेंसेस भी देता है। जैसे मैंने जानकारी मांगी कि कुंभ में जो हुआ उसको क्या, किस कारण से हुआ, स्टैम्पेड, कितने लोग मरे, तो जब वो ढूंढता है तो सोर्सेस भी बताता है। कि ये बताता है कि ये इकोनॉमिक्स टाइम्स में मैंने ये सोर्स उठाया है, एएनआई से मैंने ये सोर्स उठाया है, यहाँ से मैंने ये सोर्स उठाया है। तो हर सोर्स को कोट करता है, केवल अपनी बात नहीं करता, सारे सोर्स बताता है। तो अभी एक संस्था है, शायद एएनआई उसका नाम है, उन्होंने मुकदमा डाला और उन्होंने बोला कि ये हमारा सोर्स उठाता है,
हमारे सोर्स तक पहुंचाता है, इससे हमसे कंसेंट नहीं लेता, लेकिन हर आदमी उस सोर्स तक जाता है, उस सोर्स को एंटर करके लेता है। तो उन्होंने मुकदमा डाला, तो एआई ने वाले बोला बहुत शुक्रिया आपको, हमारा हम दुनिया पूछती है तो हम बोलते हैं एएनआई में छपा था, हम आपका सोर्स बता देते हैं, पर अगर आपको लगता है कि आप हम आपका सोर्स नहीं बताए तो हम आपका सोर्स नहीं बताएंगे। तो जो भी चैट जीटीपी के खिलाफ कोर्ट में गए कि या गूगल के खिलाफ कोर्ट में जाते हैं कि आप हमारा सोर्स बताते हैं, तो अंततोगत्वा उसको नुकसान होता है, क्योंकि हम सब चाहते हैं कि हमारे बारे में बहुत ज्यादा लोगों को पता चले। जैसे हम ये ब्रॉडकास्ट भी कर रहे हैं, तो अभी अरुण आनंद जी के इस वक्त 15-20 हजार फॉलोअर्स हैं। तो हम सब चाहते हैं, जो नेशनलिस्ट व्यू पे लोग हैं, हम चाहते हैं कि ये जो इतना अच्छी बातचीत कर रहा है, तो उसके फॉलोअर 1 मिलियन 2 मिलियन तक जाने चाहिए, क्योंकि इस क्वालिटी की बातचीत तो कहीं दिखती नहीं है हमारे को। तो सब लोग बढ़ना चाहते हैं। तो चैट जीटीपी ने बोला अगर आपको हमसे आपत्ति है, हम आपका रेफरेंस नहीं देंगे, तो नुकसान हो गया। तो इस तरह से जिसको है कि अभी सुनामी, एक ये सुनामी नुकसान वाली नहीं है, ये सुनामी बहुत जबरदस्त फायदे वाली है। तो इस बहुत जबरदस्त फायदे वाली सुनामी जिसके अंदर समय बचता है, जिसके अंदर क्वालिटी इंप्रूव होती है, जिसके अंदर सोच इंप्रूव होती है, ऐसी शानदार, बहुत ही पॉजिटिव, जैसे कि मान लो जैसे सूरज उगता है, तो सूरज उगते को भी अगर सुनामी बोलेंगे कि रोशनी लाता है, तो सुनामी कहना ठीक नहीं होगा, उगते सूरज जैसा कहना ठीक होगा। सुनामी का उगता सूरज है जो ऐसी ऐसी जगहों पर प्रकाश ला रहा है, ज्ञान ला रहा है, जहाँ पे कभी था नहीं, था भी तो बहुत धीरे था और बहुत महंगा था। तो अब तो आपने जैसे बोला डेमोक्रेटाइजेशन, हर आम आदमी, चाहे वो दिल्ली की पिछड़ी बस्ती में बैठा हुआ बच्चा है जिसकी एक्सेस एक स्मार्टफोन को है, तो अब उसको नॉलेज को एक्सेस उतनी ही है जितनी किसी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले पीएचडी स्टूडेंट की है। तो इक्वेलिटी और डेमोक्रेटाइजेशन, ज्ञान की एक्सेस सबको, इन महान एप्स ने जो है ज्ञान की एक्सेस सबको दे दी, मुफ्त दे दी, आराम से दे दी, इतनी ज्यादा दे दी कि अब आपका मुकाबला, अब एक भारत की, दिल्ली की, मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो दिल्ली की एक पिछड़ी बस्ती में रहने वाला ऐसा स्टूडेंट जो सिर्फ अपना स्मार्टफोन यूज करता है, वो ऑक्सफोर्ड के पीएचडी स्टूडेंट का मुकाबला कर सकता है अपनी उसी झुग्गी में बैठे बैठे। हम जैसा देश जो कि बहुत कम संसाधनों का देश है, अभी गरीब ही है, अभी उतना अमीर नहीं बन पाया, लेकिन इन्होंने हमारे को मुकाबला करने की शक्ति दे दी है। जैसे कि डीप सीक एक चाइनीज स्कूल मास्टर के बच्चे ने बनाया है, तो उम्मीद है कि आने वाले समय में जहांगीरपुरी मंगोलपुरी का कोई बच्चा डीप सीक का मुकाबला करने वाले ऐप बना देगा। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी। और वैसे ये इस विषय पे चर्चा हमारी आगे के एपिसोड में भी जारी रहेगी, क्योंकि सच बात ये, मेरी और राजेश जी की जब चर्चा हो रही थी इसको लेके पहले, हम खुद भी अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समझने के प्रोसेस में हैं। तो जी। तो आप समझ सकते हैं कि अभी एक चीज कोशिश होती है समझने की, तब तक जो है वो दूसरी चीज जो है अरे उससे हाँ, दूर हो जाती है। बिल्कुल डीप सीक एकदम आ गया, अभी हम चैट जीटीपी की बात करते हैं, डीप सीक आ गया। जी जी बिल्कुल। तो इस विषय पे जो है वो चर्चा जारी रखेंगे। और एक बार दर्शकों से आग्रह है कि अपना जो पर्सनल डेटा है उसको थोड़ा ध्यान से शेयर करें। कोई भी चीज टर्म्स एंड कंडीशंस आती है उसको कोशिश करें पढ़ने की, आई एग्री पे सीधा क्लिक करके। और कई बार जब आप ऐप डाउनलोड करते हैं तो आपको वो पूछता है कि जो भी ऐप से, आप मुझे अपनी गैलरी का एक्सेस दे दीजिए, मुझे अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट का एक्सेस दे दीजिए। आप धड़ाधड़ जो है उसको जो है सारा एक्सेस देते हैं। तो आपके पर्सनल डेटा को जो है आप ऐसा पर्सनल डेटा क्यों दे रहे हैं जो पर्सनल डेटा उसको देने की जरूरत नहीं है? क्यों उसको आपकी गैलरी का एक्सेस चाहिए? अगर इंस्टाग्राम में तो बात समझ में आती है कि उसे हो सकता है आपकी, बट किसी को भी आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट का एड्रेस क्यों चाहिए? तो इसलिए ध्यान रखें थोड़ा पर्सनल डेटा के विषय में जो है। और क्योंकि पर्सनल डेटा सबसे इंपॉर्टेंट है। और थोड़ा हम अब राजेश जी के साथ और अपने और साथियों के साथ जो है कानूनी दृष्टि से आम लोगों को इस बारे में एक अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं इन सब चीजों के माध्यम से। इसका एक बड़ा उद्देश्य ये भी है। अगर आपके कोई प्रश्न है, कोई शंकाएं हैं, या आपको कोई ऐसी चीज लगी जो हमने बात आपसे कही लेकिन शायद आप उससे सहमत नहीं है, तो आप जरूर हमसे साझा करें। और आप YouTube के कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और राजेश जी, एक बार फिर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हम जल्दी मिलेंगे एक नए विषय के साथ। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएंगे तो नोटिफिकेशन मिलेंगे। अपने कमेंट्स जरूर दें और अपने प्रश्न भी भेजें। हम राजेश जी के साथ उन प्रश्नों का समाधान करने की कोशिश करेंगे, सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं,
और भी अगर कानूनी विषयों से संबंधित कोई आप जानकारी किसी कानून के बारे में चाहते हैं, तो राजेश जी के साथ हम जो है, और अपने अन्य जो विशेषज्ञ साथी हैं उनके साथ संपर्क करके आपके प्रश्न जो है उनके उत्तर आपके साथ आपके तक लाएंगे। तो एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी, और जल्दी मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। Thank you very much, Arun. Thank you very much. Thank